Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Learn with Radhika. So, in this video, we will be discussing EVS Pedagogy Part 2. First part we have already discussed in the previous video, and we have also done some practice questions there from previous year. I hope you have practiced by yourself also, and you might be able to attempt the most of the questions. So, starting with the second part, आई गेस एक पार्ट और बनेगा एंड 3 पार्ट्स में EVS पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, स्टार्टिंग विद इट इज़ ओनली फॉर पेपर 1. पेपर 2 में EVS नहीं आती है, तो ये पेपर 1 के लिए है. ठीक है. स्टार्टिंग विद फर्स्ट पॉइंट, चिल्ड्रन कैन लर्न द क्लासिफिकेशन स्किल्स बाय कैटेगराइजिंग द एनिमल्स, थिंग्स एक्सेट्रा. अगर हमें स्टूडेंट्स को, चिल्ड्रन को क्लासिफिकेशन सिखाना है, सीरिएशन सिखाना है, तो हम उनको कैसे सिखा सकते हैं कि हम डिफरेंट टाइप्स की थिंग्स लें, उनको बोलें कि क्लासीफाई करो. सपोज़ कलर्स को क्लासीफाई करना है, हमने डिफरेंट कलर्स के उनके पास आइटम्स रख दिए और उनको बोलें कि रेड कलर की एक साथ रखो, वाइट कलर की अलग करो, ब्लैक इधर रखो. सो दे विल बी एबल टू क्लासीफाई. उन्हें पता चलेगा कि हाँ, ये चीज़ इस कलर की है, ये इस कलर की है. फिर हम उन्हें एनिमल्स के बारे में बता सकते हैं कि 4 लेग्स के एनिमल्स को इधर देखो, या फिर जो मैमल्स हैं, मतलब कुछ भी हम कैटेगरी ले सकते हैं उनको हम क्लासिफिकेशन सिखाने के लिए. ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं हम कोई भी, तो क्लासिफिकेशन हम उन्हें डिफरेंट तरीके से सिखा सकते हैं कैटेगराइज करके चीज़ों को. Motivate children to collect information from their surroundings as they learn a lot from their surroundings. बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया जाए कि उनके जो आसपास में एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग्स हैं, वहाँ से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें और वहाँ से सीखें. क्योंकि जो उनके रियल लाइफ में होगा, जो उनके आसपास हो रहा होगा, वहाँ से वो जल्दी लर्न करेंगे इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट बुक्स. टेक्स्ट बुक से हम उन्हें जितना बता देंगे उतनी जल्दी शायद वो कैप्चर ना करें, और अगर वो कोई चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट में, तो वो उसको ज़्यादा अच्छे से कैच करेंगे. तो हमें उन्हें एक्सप्लोर करने का चांस देना चाहिए कि वो अपने सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और वहाँ से कुछ सीखें. गिव चिल्ड्रन अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑब्ज़र्व द नेचर एंड नॉट जस्ट सिट इन द क्लास. उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलें कि वो अपने आउटसाइड वर्ल्ड को भी एक्सप्लोर कर सकें. इसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव पार्टिसिपेशन. इसको हम बोलते हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन. क्या होता है एक्टिव पार्टिसिपेशन में? कि चाइल्ड खुद से पार्टिसिपेट करता है चीज़ों को, खुद से जब वो चीज़ें करता है, सारे कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है या खुद से एक्सप्लोर कर रहा है, खुद से कुछ लर्न कर रहा है नया, तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन. तो हमें चाइल्ड को एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए प्रमोट करना है, नॉट फॉर पैसिव, या फिर सिर्फ जस्ट क्लास में वो बैठ गया और लेक्चर टीचर का सुन लिया, सिर्फ उतना काफ़ी नहीं है. और जब तक वो खुद नहीं करेगा, लाइक हमने लास्ट में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ डिस्कशन, इस चीज़ को हमें प्रमोट करना है. एनकरेज देम वर्क इन ग्रुप्स एज इट विल हेल्प देम टू लर्न डाइवर्सिटी. उन्हें ग्रुप्स में काम करने के लिए एनकरेज करें कि अगर 4-5 बच्चों का ग्रुप होगा तो सबके व्यूज़ अलग होंगे, सबके इंटरेस्ट अलग होंगे, सबके आइडियाज़ अलग होंगे, सब कुछ अलग अलग कल्चर से होंगे, तो उन्हें वहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा. किसी ने कोई आइडिया दिया तो दिमाग उनका उस आइडिया पे जाएगा, तो क्रिटिकली थिंक करेंगे वो. मतलब जितना ग्रुप में अगर हम उनसे डिस्कशन कराएंगे तो वो डाइवर्सिटी, वेरी डाइवर्सिटी को वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं. एनहेंस देयर क्रिएटिविटी बाय प्रमोटिंग एक्टिविटीज़ सच एज आर्ट्स एंड क्राफ्ट. आर्ट्स एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ को क्लास में सबसे ज़्यादा प्रमोट करना. लाइक अगर हम लेक्चर मेथड की बजाय अगर हम कोई भी इंटीग्रेटेड मेथड यूज़ कर रहे हैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट का, अगर मैथ्स का ही कोई टॉपिक ले लो, आप सपोज़ उन्हें पढ़ा रहे हो पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ा रहे हो, तो अगर उनको आप फिगर्स दिखाकर, शेप्स दिखाकर पढ़ाओगे तो उन्हें ज़्यादा समझ आएगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने ब्लैक बोर्ड पे शेप बना दी. और यही अगर उनके पास आप उनको बोलो कि अपने आप शेप बनाओ, फिर इसको पेरीमीटर निकालो, इसका एरिया निकालो, या ये कौन सी शेप है, तो वो चीज़ उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी. वर्क्स लाइक ड्रॉ समथिंग एंड ऑब्जर्व योरसेल्फ कैन बी गिवन टू स्टूडेंट्स. इससे क्या होगा, उनकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगी.
वो खुद कुछ बना रहे हैं, फिर उसको ऑब्ज़र्व करो, उन्हें कुछ भी बोलो कि इसमें क्या क्या, जैसे वो वाला एक आपने गेम देखा होगा, न्यूज़पेपर में आता था, 2 पिक्चर होती थी, दोनों में डिफरेंस बताना होता था कि कहाँ पे क्या मिसिंग है। ये होती है ऑब्ज़र्वेशन, कि वो खुद बनाएं और खुद ही ऑब्ज़र्व करें कि इसमें क्या चीज़ कम है, क्या चीज़ ज़्यादा है। इससे उनकी ऑब्ज़र्वेशन स्किल्स एनहेंस होते हैं। Let them be the judge sometimes or give them opportunities to classify plants animals. कभी कभी उनको उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमेशा उन पे एक सर्विलेंस रखना कि तुम क्या कर रहे हो। कभी उनको अपने ऊपर छोड़ो कि ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है तुम वो करो, उन्हें खुद को जज करने दो कि वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। इंस्पायर दैम टू रीड स्टोरीज़, जितना स्टोरीज़ अपने आप जितनी बुक रीडिंग करेंगे उस चीज़ के लिए हमें उन्हें इंस्पायर करना है। लेट देम रिसाइट द स्टोरीज़ और अदर थिंग्स, डू नॉट फोर्स देम टू मेमोराइज। जहाँ भी मेमोराइजेशन आ जाए वहाँ तुरंत उसको हमें क्या करना है, डिस्करेज करना है। मेमोराइजेशन हमें चाइल्ड की हमें मेमोराइजेशन पे फोकस नहीं करना, हमें उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, उसके ऑब्जर्वेशंस को, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ को, इस चीज़ को हमें प्रमोट करना है, चाइल्ड सेंटर्ड, ना कि मेमोराइजेशन को। तो हम उनको बोलें कि तुम स्टोरीज़ पढ़ो, बुक्स पढ़ो, लेकिन अपनी चॉइस की पढ़ो, खुद समझ के पढ़ो, नॉट टू मेमोराइज इट। ठीक है, एक क्वेश्चन है, देखते हैं, प्रीवियस ईयर का ही है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईवीएस टीचर हु एनकरेज हिज और हर चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व एनिमल्स एंड मेक पिक्चर्स ऑन देयर ओन। अभी मैंने बोला था कि उनको उनको कोई भी चीज़ ड्रॉ करने को बोलो और फिर उसको खुद ऑब्जर्व करें। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? फर्स्ट, डेवलप क्रिएटिविटी ऑफ चिल्ड्रन। सेकेंड, डेवलप ऑब्जर्वेशन एंड डिज़ाइन स्किल्स ऑफ चिल्ड्रन। या फिर डेवलप एस्थेटिक सेंस ऑफ चिल्ड्रन। क्या ऑप्शन होगा? क्रिएटिविटी भी चिल्ड्रन की एनहांस होगी, ऑब्जर्वेशन डिज़ाइन स्किल्स भी, और एस्थेटिक सेंस भी। सो करेक्ट आंसर इज़ ABC। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिज़ायरेबल प्रैक्टिस फॉर एन EVS टीचर। कौन सी एक डिज़ायरेबल ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए, लाइकेबल? एड्रेसिंग मल्टीकल्चरल डायमेंशंस ऑफ डाइवर्स क्लासरूम्स, encouraging children to provide important information related to the concepts of EVS, linear arrangement of 6 themes of EVS, relying only on text books। सबसे पहले ये ऑप्शन तो गलत, टेक्स्ट बुक्स पे तो हमें सिर्फ रिलाई करना ही नहीं है कभी भी। इसके बाद लीनियर अरेंजमेंट ऑफ 6, सिर्फ लीनियरली अरेंज कर दिया कि पहले ये टॉपिक वो टॉपिक बुक में डालने से उससे कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं करना है। एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द, हमें सिर्फ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को प्रोवाइड नहीं करनी है, तो ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं करना। क्या होगी डिज़ायरेबल प्रैक्टिस? मल्टीकल्चरल डायमेंशंस को टीचर को क्या करना है, एड्रेस करना है। मतलब हर उसकी क्लास में जितने भी मल्टीकल्चरल स्टूडेंट्स हैं, कोई किसी बैकग्राउंड से है, कोई किसी लैंग्वेज से है, तो सबको उसे प्रॉपर एड्रेस करना है, सबको प्रॉपर रिस्पेक्ट देनी है, सबको प्रॉपर अटेंशन देना है। एड्रेसिंग मल्टीकल्चरल डायमेंशंस ऑफ डाइवर्स क्लासरूम्स। ठीक है, कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्सेज का क्या यूज़ है? A doctor, farmer and their grandparents can discuss about plants to help them know more। अगर हम क्लास में किसी के पेरेंट अगर डॉक्टर हैं, हम अगर उनको अपनी क्लास में बुलाकर उनसे स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन कराएं, तो शायद स्टूडेंट बायो सब्जेक्ट है तो उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे स्टूडेंट्स, और अगर टीचर ओरली बता देगी तो शायद उनको इतना अच्छे से समझ ना आए, और अगर कोई ऐसा पर्सन आकर उन्हें समझाए तो उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। या किसी के ग्रैंड पेरेंट्स, या अगर हमें एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाना है तो हम किसी फार्मर को बुलाएं। अगर हमारे स्टाफ में कोई हो या किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स हों, उनको हम बुला सकते हैं। कोई टीचर हो, हम उनको बुला सकते हैं।
इस तरीके से अगर हम इंटरेक्शन कराएंगे तो स्टूडेंट्स ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट भी करेंगे और उन्हें ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स उन्हें देखने को मिलेंगे। एनकरेज चिल्ड्रन टू मेक फ्रेंड्स विद अ ट्री, वाटर इट एंड लुक आफ्टर इट। स्टूडेंट्स को हमें क्या एनकरेज करना है? फॉर प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज़, मतलब ग्रीनरी, नेचुरल एनवायरनमेंट, इसकी तरफ हमें उनका इंटरेस्ट डेवलप करना है, उनको एनकरेज करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स करें और उन्हें पानी डालें, उनकी देख रेख करें। इस चीज़ को लेके हमें उन्हें क्या करना है? एनकरेज करना है। इट विल डेवलप देयर कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट। इससे क्या होगा? उनके लिए जो एनवायरनमेंट के लिए जो उनकी कंसर्न है, जो केयर है, जो उसकी वैल्यू है एनवायरनमेंट की, प्लांट्स की, वो उनको समझ आएगी। एक क्वेश्चन देखते हैं। कम्युनिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्स बिकॉज one can accept all knowledge available in the community uncritically. It is inexpensive and accessible. Elderly people are wise and have time. It provides learning opportunity in real setting. अब इसको अगर हम देखें कि वन कैन एक्सेप्ट ऑल नॉलेज अवेलेबल इन द कम्युनिटी अनक्रिटिकली, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि जो भी हमें कम्युनिटी से जितनी भी नॉलेज मिल रही है वो हम बिना सोचे उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लें। दिस इज़ नॉट द इम्पॉर्टेंट टीचिंग ऑफ कम्युनिटी, इसलिए हम कम्युनिटी से इंटरेक्शन नहीं करा रहे हैं। इट इज़ इनएक्सपेंसिव एंड एक्सेसिबल, नो। एल्डरली पीपल आर वाइज एंड हैव टाइम, नहीं। इट प्रोवाइड्स लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ इन रियल सेटिंग, उससे हमें क्या मिलेगा? स्टूडेंट्स को उनको लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करके, रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट करके। अगर डॉक्टर को हमने किस इंटरेक्शन के लिए बुलाया है, वो अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि उनके संग कोई इंसिडेंट हुआ हो या अपना कोई भी एक्सपीरियंस वो शेयर कर रहे हैं, तो स्टूडेंट को ज़्यादा चीज़ समझ आएगा क्योंकि वो रियल लाइफ से उनकी रिलेट होगा। इस तरीके की अगर हम इंटरेक्शन करा रहे हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज से तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है इन स्पाइट ऑफ ओनली टेक्स्ट बुक डिस्कशन। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज़ 4th। नेक्स्ट, टीचर शुड प्रमोट स्टूडेंट्स रीजनल सॉन्ग्स राइम्स रिलेटेड टू वाटर। जैसे कि हर स्टूडेंट एक पर्टिकुलर रीजन से, डिफरेंट रीजन से डिफरेंट स्टूडेंट्स होंगे, तो सबके को बोला जाए कि सब अपने अपने रीजन का या अपनी अपनी लैंग्वेज में वाटर पे या प्लांट्स पे जो भी आपका टॉपिक है उस पर अपनी कोई राइम या अपने रीजन का, अपनी लैंग्वेज का कोई सॉन्ग सुनाए। तो इससे क्या होगा? एक तो क्लास मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करेगी, डिफरेंट लैंग्वेजेस बच्चों को सीखने को मिलेगी और किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं लगेगा कि उनके रीजन को या उनके लैंग्वेज को इन्फीरियर फील किया जा रहा है या फिर इग्नोर किया जा रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। और डिस्कशन होगा तो उन्हें डिफरेंट थॉट्स अपने सारे स्टूडेंट शेयर करेंगे तो उन्हें डिफरेंट चीज़ें सोचने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी। ठीक है। मेक देम सेंसिटाइज टूवर्ड्स इश्यूज़ लाइक डिस्क्रिमिनेशन। उन्हें सेंसिटाइज करना है कि कुछ ऐसे इश्यूज़, सोशल इश्यूज़ जो हैं, डिस्क्रिमिनेशन हुआ या फिर रिजर्वेशन हुआ, इस तरीके की चीज़ों से हमें बच्चों को क्या करना है? सेंसिटाइज करना है, उसकी वैल्यू बतानी है कि क्या, क्यों ये चीज़ हटनी चाहिए, रिमूव होनी चाहिए, या इसका क्या यूज़ है, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। गिव देम अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑब्जर्व एंड आस्क क्वेश्चंस। ऑब्जर्व करें और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछें। दे शुड नॉट हेजिटेट वाइल आस्किंग द क्वेश्चंस। डिस्कशन शुड बी कंडक्टेड इन द क्लास। क्लास में डिस्कशंस ज़रूरी हैं। एनकरेज देम टूवर्ड्स थिंग्स सच एज ओरिगामी, फिंगर पेंटिंग, आर्ट्स एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट को ज़्यादा से ज़्यादा क्लासरूम में प्रमोट करना है। ये इजी टॉपिक्स हैं तो इसलिए मैं इनको बहुत ज़्यादा एलेबोरेट नहीं कर रही हूँ, बट फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इन EVS, लर्निंग ऑफ क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स वाइल वर्किंग इन ग्रुप्स इज़ एनकरेज्ड बिकॉज आर्ट एंड क्राफ्ट को क्यों एनकरेज करना है? ग्रुप लर्निंग इज़ ईजियर एंड वेरी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी फॉर टीचर्स टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ इनडिसिप्लिन ऑफ द क्लास. Group learning promotes peer learning. Group learning improves social interactions. Group learning helps in completing the syllabus of EVS in time.
सबसे पहले तो कोई भी एक्टिविटी इसलिए नहीं कराई जाती कि टीचर की बर्डन कम हो जाएगा या टीचर को इजी रहेगा, इसलिए नहीं कराई जाती। ना ही कोई एक्टिविटी इसलिए कराई जाती है कि सिलेबस जल्दी से टाइम पे ख़त्म हो जाए। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। ग्रुप लर्निंग होगी तो पीयर लर्निंग होगी, एक दूसरे से बच्चों को सीखने को मिलेगा और सोशल इंटरेक्शन भी होगा आपस में। सो बी एंड सी, थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यही था लास्ट। आई थिंक वन मोर वीडियो विल ऑल्सो बी देयर ऑन EVS पेडागोजी, फिर ख़त्म हो जाएगी, देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट सीरीज़। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो and share it with your friends. If you like the video, please hit the like button and subscribe to the channel if you have not done yet. So thank you.